आपके जो बैंक्स होते हैं, कुछ पैसा वो आरबीआई के पास में रखते हैं, कुछ पैसा उनको खुद के पास रखना पड़ता है। एक होता है कैश रिजर्व रेशो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। ये एक तरह का लोन ही तो है जो आरबीआई बैंकों को दे रहा है। जब पैसा देगा तो क्या कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा? बिल्कुल। अरे भाई, जैसे आप किसी को उधार देते हो तो आप बदले में कोई चीज गिरवी रखते हो या नहीं रखते हो? बिल्कुल रखते हैं। आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आप खर्च कम करोगे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। चलो खूब लोन लेते हैं। खूब लोन लेते हैं तो सबके हाथ में पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा तो कहीं ना कहीं लोग ज्यादा खर्चा करेंगे तो ग्रोथ होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। समझने के लिए आप हाँ जरूर कह सकते हो कि बैंक ने उधार दिया आरबीआई को, पर इसको कभी एग्जाम में नहीं लिखना। ये बैंकों की हैबिट होने की वजह से सेम पैसे से हम और ज्यादा पैसा यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। इसी को क्या बोलेंगे? मनी मल्टीप्लायर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। एक छोटा सा मैं आपको रिकैप दे देता हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कशन किया था उसमें हमने नोटिस किया था कि हमने दो चीजें समझ ली थी। हमने कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, हमने ये दो चीजें समझ ली थी। आपको याद होगा कि आपके जो बैंक्स होते हैं उनको कुछ पैसा अलग से रखना पड़ता है। कुछ पैसा वो आरबीआई के पास में रखते हैं, कुछ पैसा उनको खुद के पास रखना पड़ता है। एक होता है कैश रिजर्व रेशो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे और मैंने आपको बताया भी था कि ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि पहले आप पुराने लेक्चर्स भी आप एक बार गो थ्रू कर लें। अब आज हमें फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा रेपो रेट का टॉपिक। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने आप में, समझेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये रेपो रेट। देखो, रेपो वर्ड ना, ये जो वर्ड आया ये दरअसल में आया है रीपरचेज ऑप्शन या रीपरचेज ऑब्लिगेशन से। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज रेपो, तो रेपो का मीनिंग क्या है? रेपो की फुल फॉर्म है रीपरचेज ऑप्शन या रीपरचेज ऑब्लिगेशन भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, रेपो। पर इसका मीनिंग क्या है? व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड? मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये हमारा कोई बैंक है। ठीक है, अगर बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो क्या आरबीआई उसको पैसा दे सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। कई तरीके हो सकते हैं उसके, पर एक मुख्य तरीका होता है आपका रेपो रेट का। होता पता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बैंक को पैसा चाहिए। ठीक है, आरबीआई बोलेगा कि ठीक है भाई, मैं आपको पैसा दे दूंगा। लेट्स से इसने जो भी मतलब मान लो इसको 100 करोड़ रुपीज चाहिए, कोई भी अमाउंट मान लो, तो आरबीआई बैंक को पैसा दे देगा। ओके, अब एक बात अंडरस्टैंड करना, ये एक तरह का लोन ही तो है जो आरबीआई बैंकों को दे रहा है। आरबीआई बैंकों को पैसा लेंड ही तो कर रहा है, लोन ही तो दे रहा है। जब पैसा देगा तो क्या कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा? बिल्कुल। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पैसा दिया गया ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दिया गया? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? मैं ऊपर लिख देता हूं, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर यहां पे ये पैसा दिया जा रहा है? जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये पैसा दिया जाता है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? वी कॉल दैट रेट एज रेपो रेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने बोला कि पैसा दिया गया 5.5% रेट के ऊपर। 5.5% क्या है यहाँ पे? इट इज रेपो रेट। ठीक है, तो कल को आगे जाके फ्यूचर में जब बैंक इस पैसे को रिटर्न करेगा ना आरबीआई को, तो पैसा तो रिटर्न करना ही करना है, विद इंटरेस्ट रिटर्न करना है। ठीक है, विद इंटरेस्ट पैसा रिटर्न करना होगा, और वो इंटरेस्ट कितना होगा? दैट इंटरेस्ट विल बी नथिंग बट द रेपो रेट। तो एक बार आप लोग ये लाइन लिख लो, rate at which banks borrow money from RBI। ठीक है, दैट इज फाइन। पर आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर इसको हम लोग रेपो वर्ड क्यों बोल रहे हैं?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रीपरचेस? ये शब्द आया कहां से, रीपरचेस? मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं। देखो, आप यहां पे अंडरस्टैंड ये करना, आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई बैंकों को पैसा उधार दे रहा है। जब आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देगा तो क्या करेगा? अरे भाई, जैसे आप किसी को उधार देते हो तो आप बदले में कोई चीज गिरवी रखते हो या नहीं रखते हो? बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। तो जब आरबीआई बैंकों को पैसा देगा ना, तो वो आरबीआई बैंक को ये बोलेगा कि आप कुछ गिरवी रखिए। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या गिरवी रखना होता है? द आंसर इज, यहां आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो गिरवी रखी जाती हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब ही समझाया था। सरकार कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है जब उसको पैसा रेस करना होता है। तो अगर आरबीआई इसको पैसा दे रहा है, बैंक को पैसा मान लो 100 करोड़ रुपया लेंड कर रहा है, तो बदले में बैंक को बोलेगा कि एक काम करो, आप मुझे उसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे पास गिरवी रख के जाओ, एज अ कोलैटरल। जैसे आप कुछ उधार लेते हो तो बदले में कुछ गिरवी रखते हो, सिमिलरली बैंक यहां आरबीआई से पैसा उधार ले रहा है, तो दैट इज वाई बैंक को यहां पे कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है। ठीक है, ये थी अभी की कहानी। जब मुझे एक चीज बताओ, जब बैंक पैसा वापस कर देगा आरबीआई को, जब बैंक पैसा वापस कर देगा, तो जो भी यहां पे कोलैटरल या जो गिरवी रखा हुआ था आरबीआई के पास, क्या वो पैसा, ये सॉरी, क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को वापस नहीं मिल जाएंगी? बिल्कुल। आप अंडरस्टैंड करो ना, बैंक ने क्या किया? बैंक ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ गिरवी रख दी थी। जब आरबीआई को पैसा रिटर्न कर देगा विद इंटरेस्ट, तो वो क्या करेगा? वो आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वापस खरीद लेगा, या फिर जो गिरवी रखा हुआ सामान था वो वापस ले लेगा। दिस इज व्हाट विल हैपन। रखे हुए सामान को वापस खरीदना। बैंक ने क्या किया था? अपने सामान को किसी के पास गिरवी रखा हुआ था, अब वो उसको वापस खरीद रहा है। ये वापस खरीदने को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज रीपरचेस। रीपरचेस। तो दरअसल में ना, ये जो वर्ड है रीपरचेस, ये रीपरचेस इसी वर्ड से आया है कि आप मतलब बैंक, बैंक वहां पे क्या कर रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस खरीद रहा है जो उसने गिरवी रखी हुई थी। इसीलिए इसका नाम क्या है? रेपो। ठीक है ना? तो आप इसमें लिख सकते हो, बैंक्स lend their government securities with an assurance to buy them back at a later date। ठीक है, बाद में आगे जाके वो वापस उसको खरीद सकता है। आई होप दैट इज फाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, रेपो रेट से आरबीआई अपना जो गोल था वो कैसे अचीव करता है? प्लीज उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना। देखो, मान लेते हैं ये है आरबीआई, मान लेते हैं ये है बैंक्स, और मान लेते हैं ये हूं मैं। चलो ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, बैंकों को पैसा मिलेगा आरबीआई से? हाँ बिल्कुल मिलेगा। एक सेकंड के लिए मान लो कि आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा है 5.5% के ऊपर। इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज कर रहा है वो 5.5% है। तो बैंकों को पैसा आया, बैंकों को पैसा मिला 5.5% के ऊपर। अब बैंक अपनी खुद की भी कुछ ना कुछ कमाई करेगा, और जब लोगों को लोन देगा, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, कोई भी इस तरह से बैंक आगे लोगों को लोन देगा, वो 5.5 से तो ऊपर ही देगा ना, नहीं तो उसको नुकसान है। मान लेते हैं यहां पर ये दे रहा था 12% के ऊपर। ओके ओके ओके। अब एक सेकंड के लिए सोचो, कल को मान लो आरबीआई ने रेपो रेट, मान लो एक सेकंड के लिए मान लो या 7% कर दिया, मान लो बढ़ा दिया, आरबीआई ने आगे जाके रेपो रेट 7% कर दिया। अगर अब बैंकों को पैसा 7% पे मिल रहा है, तो बैंक आगे कस्टमर को कितने पे देंगे? हो सकता है 13-14% के ऊपर दे, पर इतना आपने नोटिस किया, 12% से ज्यादा कर देगा वो। क्यों? क्योंकि बैंकों को पैसा महंगे रेट पे मिल रहा है, तो बैंक आगे आपको महंगे रेट पे पैसा देंगे, राइट? अब नोटिस करना, पहले आपको 12% पे लोन मिल रहा था, अब आपको पैसा मिल रहा है या लोन मिल रहा है 14% के ऊपर। जब आपको इतने महंगे रेट पे लोन मिल रहा है ना, आप लोन लेना पसंद नहीं करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो कहने का मतलब कि जब 14% आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, आप पैसा नहीं लेना पसंद करोगे, लोन नहीं लेना पसंद करोगे। आपके पास पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, आप खर्च कम करोगे,
तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। सो व्हाट वी मीन टू से हियर इज कि जब जब आपका रेपो रेट इंक्रीज होगा, रेपो रेट इंक्रीज करने से आपकी इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। क्या ये बात ध्यान में रखेंगे? तो आरबीआई को क्या करना होता है, अगर उसको महंगाई कंट्रोल करनी है ना, तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। एक दूसरा केस देखेंगे यहां पे, देखो यहां पे एक और केस समझो। मान लो कल को आरबीआई ने रेपो रेट 3% कर दिया। अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया तो बैंकों के पास पैसा सस्ते में पहुंचा, बैंक आगे आपको पैसा सस्ते में पहुंचाएंगे, मान लो 10% पे पहुंचाने लग गए। अब बैंक क्या करेगा, अब सॉरी कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर सोचेगा इतना सस्ते में लोन मिल रहा है, चलो खूब लोन लेते हैं। खूब लोन लेते हैं तो सबके हाथ में पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा तो कहीं ना कहीं लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो ग्रोथ होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो कहने का मीनिंग पता क्या हुआ, कि जब जब आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो उससे क्या होता है, आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी प्रमोट होती है, इट इंक्रीजेस द ग्रोथ। याद करो मैंने आपको जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव समझाया था, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मॉनेटरी पॉलिसी के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो क्या करे आरबीआई, सिंपली रेपो रेट को बढ़ा दे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आरबीआई का फोकस है ग्रोथ प्रमोट करने के ऊपर, तो वहां पे रेपो रेट कम करके ये सेम चीज जो है यहां पे की जा सकती है। इज इट फाइन? क्या ये यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखो इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। राइट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही गलत तरह से लोग अंडरस्टैंड करते हैं। कई बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है कि रेपो रेट का मतलब है आरबीआई बैंकों को उधार दे रहा है, तो रिवर्स का मतलब उल्टा होगा कि बैंक आरबीआई को उधार दे रहे होंगे। कई बच्चों के दिमाग में ये माइंडसेट आता है, पर एक्चुअल में दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों, क्या गलत है इसके अंदर? देखो आप खुद सोचो, अगर आप ये कह रहे हो कि ये वो रेट है जिसके ऊपर बैंक आरबीआई को उधार दे रहे हैं, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आरबीआई को पैसों की जरूरत ही क्या है? वाई डज आरबीआई नीड टू यू नो उसको बैंकों को से लोन लेने की क्या जरूरत है आरबीआई को? डू यू गेट माई पॉइंट? तो एक्चुअली इसको इस तरह से डिफाइन नहीं करते। आप फंक्शन समझो, आरबीआई ना दरअसल में बैंकर टू द बैंक्स है। तो बैंकों को जब कहीं से लोन लेना होता है या फिर बैंकों को कहीं पैसा जमा कराना होता है, तो आरबीआई का सहारा लेते हैं। बैंक आरबीआई को लोन नहीं देते, ये बात ध्यान में रखना। बैंकों के पास, समझना यहां पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं एक बैंक है, अब बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, डिपॉजिटर का पैसा है, मतलब बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ है। बैंक ने सोचा क्या करें इस पैसे का, बैंक ने बोला कि हम एक काम करते हैं, ये जो पैसा है ना, ये आरबीआई के अंदर जमा करवा देते हैं, लेट अस डिपॉजिट दिस अमाउंट इन आरबीआई। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है ना कई बार, तो आप बैंक में जमा करा देते हो कि चलो थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाएगा। ऐसे ही अगर बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो एक्स्ट्रा पैसा अपना आरबीआई के पास जमा कराते हैं या पार्क कर देते हैं, एंड बदले में आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उनको बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे देता है। राइट, दिस इज हाउ रिवर्स रेपो रेट। समझने के लिए आप हाँ जरूर कह सकते हो कि बैंक ने उधार दिया आरबीआई को, पर इसको कभी एग्जाम में नहीं लिखना, क्योंकि बैंक एक्चुअली में उधार दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आरबीआई को उधार की क्या जरूरत है, आरबीआई तो बस ये कह रहा है कि ठीक है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, तुम मेरे पास जमा करा सकते हो। दैट वी कॉल एज रिवर्स रेपो रेट। ठीक है ना? तो आप यहां पे लिख सकते हो, इट इज द रेट, इट इज द रेट एट विच banks park their excess money with RBI। बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आरबीआई के पास जमा करा देते हैं। पार्क का मतलब जमा कराना ही है। अब क्वेश्चन यहां पे एक और आएगा, सर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में से ज्यादा क्या होगा? आंसर इज रेपो रेट ज्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि देखो आरबीआई क्या है, बैंकर टू द बैंक्स, तो आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को लोन देगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर्स रेपो रेट। तो आप कह सकते हो कि रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन, इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, पर मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, आप लोगों ने ना, हो सकता है आपकी बुक्स में रिवर्स रेपो रेट जैसे मेंशन्ड है, पर आज के समय ये टर्म इस्तेमाल होती नहीं है। क्यों? आज के समय ना हम लोग रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दरअसल में रिवर्स रेपो रेट को रिप्लेस कर दिया गया है एक नए टूल के साथ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आज के समय आप रिवर्स रेपो रेट का नाम नहीं सुनोगे क्योंकि ये रिप्लेस हो चुका है बाय एसडीएफ। व्हाट इज एसडीएफ? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। देखो, मतलब बिल्कुल सेम है जैसा रिवर्स रेपो रेट का था। जैसे रिवर्स रेपो रेट में क्या समझा था कि आपके जो बैंक होंगे वो एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रख देंगे। एसडीएफ के अंदर भी यही सेम चीज है। अब क्वेश्चन ये आएगा तो फिर अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसको रिप्लेस कर दिया गया? देखो, होता पता क्या था, रिवर्स रेपो रेट में पता क्या होता था, जैसे मान लो ये बैंक है, ठीक है ना, ये बैंक ने क्या किया, बैंक ने आरबीआई के पास पैसा जमा करा दिया। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता था कि जब बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करा था ना, तो बदले में आरबीआई अपनी जो सिक्योरिटीज थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो गिरवी रखा करता था। पर फिर आरबीआई ने सोचा कि हमें कोलैटरल रखने की क्या जरूरत है, हमें कोलैटरल रखने की क्या जरूरत है। तो एक्चुअल में ना, हमने अगर अगर बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखते हैं बिना किसी कोलैटरल के, तो उसको हम लोग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोल देते हैं। तो फर्क यही है कि रिवर्स रेपो रेट के अंदर आपकी कोलैटरल हुआ करता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती थी, बट इन केस ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ऐसा नहीं होता है। तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज सेम एज, इट इज सेम एज रिवर्स रेपो रेट except that except that there is no collateral, except that there is no collateral। इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे एसडीएफ के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी, है ना, ये बात भी क्लियर होगी। उसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका, उसको हम लोग जानते हैं एमएसएफ के नाम से, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको हम लोग एमएसएफ के नाम से जानते हैं। अब इसमें पता क्या होता है, देखो कई बार अपना बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा उधार ले सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पर अंडरस्टैंड ये करो कि आरबीआई से जब बैंक पैसा उधार लेंगे तो उनको हर बार अपनी सिक्योरिटीज वहां पे गिरवी रखनी होंगी रेपो रेट के अंतर्गत। पर कई बार बैंकों को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है एंड उनके पास उतनी सिक्योरिटीज भी नहीं होती गिरवी रखने के लिए, तो उस केस में वो एमएसएफ फैसिलिटी के माध्यम से पैसा ले सकते हैं। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, इट इज सिमिलर टू रेपो रेट, पर देखो रेपो रेट में क्या था, आरबीआई बैंकों को पैसा देगा, ठीक है, और बदले में उनसे गिरवी रखवाएगा, ठीक है। पर मैंने कहा बैंकों के पास उतना है ही नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखने के लिए, और बैंकों को अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे केस में एक पेनल्टी रेट उनके सामने आती है कि क्योंकि आपके पास सिक्योरिटीज ना है, दैट इज वाई कुछ पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी रेट को हम यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपका यहाँ पे बोल देते हैं। पैसा जाना आरबीआई से बैंक के पास ही है एमएसएफ के अंतर्गत, बस ये आपका रेपो रेट से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, दैट इज वाई। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पे एमएसएफ के अंतर्गत, ठीक है, बैंक्स कैन बोरो
banks can borrow overnight funds from RBI। साथ ही साथ ये क्या होता है, इट इज ग्रेटर देन रेपो रेट, रेपो रेट से ये ज्यादा होगा, क्योंकि पेनल्टी है ना एक तरह की, क्योंकि ये एक तरह की क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अ पेनल्टी, पीनल रेट होता है एक तरह से। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो हमने चीजें पढ़ी ना, जैसे हमने रेपो रेट डिस्कस किया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी डिस्कस किया, एमएसएफ किया, ये मोस्टली आपके शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। हालांकि आजकल रेपो रेट थोड़ा 1 साल 3 साल के लिए भी आने लग गए हैं, पर ये मोस्टली आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, कम समय वाले के लिए इंस्ट्रूमेंट है कि कम समय के लिए आपको पैसा चाहिए। एक और टर्म भी इसके साथ लिंक्ड रहती है जिसको हम लोग जानते हैं बैंक रेट के नाम से। अब हालांकि बैंक रेट का कोई खास इस्तेमाल होता नहीं है, पहले ज्यादा होता था, अब नए टूल्स आ गए हैं हमारे पास, तो बैंक रेट का इस्तेमाल कम होता है। पर बैंक रेट भी क्या है, यहां भी आरबीआई पैसा देगा बैंकों को, पर ये छोटे समय के लिए नहीं होगा, ये लंबे समय के लिए होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसमें दूसरी बात, यहां कुछ भी गिरवी नहीं रखना, देर इज नो कोलैटरल इन्वॉल्व। रेपो रेट में याद करो कुछ गिरवी रखना होता है, कोलैटरल इन्वॉल्व था, बैंक रेट के अंदर नहीं होता, और बैंक रेट होता क्या है, लंबे समय के लिए। ठीक है, तो बैंक रेट में क्या होगा, आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एंड साथ ही साथ यहां पर देर इज नो कोलैटरल इन्वॉल्व, देर इज नो कोलैटरल इन्वॉल्व, कुछ भी गिरवी नहीं रखना। तो आप अंडरस्टैंड करना, अभी तक हमने मैं ना एक हल्का सा रिकैप आपको देता हूं। हमने देखो क्या क्या पढ़ा, हमने सीआरआर पढ़ा, याद है? सीआरआर में क्या था, कैश रिजर्व रेशो। क्या होता था, बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना होता था अलग से, बाकी पैसा वो लोन में दे सकते थे, वो कैश रिजर्व रेशो था। फिर हमने एसएलआर देखा था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। यहां पर बैंकों को कुछ पैसा अलग से रखना था इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, और वो खुद के पास ही रखना होता है। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने पढ़ा रेपो रेट के बारे में, वो रेट जिस रेट के ऊपर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है गिरवी रखवा के। हमने रिवर्स रेपो रेट डिस्कस किया, हमने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी डिस्कस किया। ठीक है, मैं पहले समझा देता हूं। रिवर्स रेपो रेट में क्या था, बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा कराते हैं। एसडीएफ में क्या था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा कराएंगे, पर आरबीआई बदले में कुछ भी गिरवी नहीं रखेगा। एक हमने डिस्कस किया इसके अलावा हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या था एमएसएफ के अंदर, आपका पेनल्टी रेट है। कई बार बैंकों के पास उतना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं होती हैं और अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो ओवरनाइट बोरोइंग्स यहाँ पे की जाती हैं। एंड लास्ट में हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके बैंक रेट के बारे में। ठीक है, बैंक रेट क्या था, लंबे समय के लिए आपका जो आरबीआई है वो बैंकों को लोन देगा। अब आप लोग मुझे एक बार सोच के बताओ कि मान लेते हैं पॉलिसी है एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी मतलब हमें ग्रोथ करनी है, हमें ग्रोथ करनी है। अगर हमें ग्रोथ बढ़ानी है, अगर हमें ग्रोथ प्रमोट करनी है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, व्हाट वी नीड टू डू इन सच अ केस। ऐसे केस में क्या करना होगा, इनमें से किसको कम करना है और किसको ज्यादा करना है अगर हमें ग्रोथ बढ़ानी है तो। देखो ध्यान से आप अंडरस्टैंड करेंगे, यहां पे मान लेते हैं सीआरआर कम किया, अगर कैश रिजर्व रेशो कम हुआ ना, तो बैंकों को साइड में पैसा कम रखना पड़ेगा और वो ज्यादा लोन दे सकते हैं। ज्यादा लोन देंगे तो सस्ते में लोन देंगे और मार्केट में खूब पैसा जाएगा, तो उससे ग्रोथ होगी। तो कैश रिजर्व रेशो कम करना होता है ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। बात करें दोस्तों एसएलआर की, मान लेते हैं हमने एसएलआर कम कर दिया। अगर एसएलआर कम किया तो बैंकों को एक्स्ट्रा पैसा कैश, गोल्ड, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में कम रखना पड़ेगा। अब वो ज्यादा लोन दे पाएंगे तो खूब लोन जाएगा और मार्केट में पैसा ही पैसा होगा। तो एसएलआर कम करने से हमारा एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है। रेपो रेट दोस्तों अगर हम कम कर दें, रेपो रेट कम करने का मतलब पता क्या है,
अब आरबीआई बैंकों को सस्ते में पैसा दे पाएगा, बैंकों के पास पैसा सस्ते में आएगा, बैंक आगे कस्टमर को सस्ते में पैसा देंगे, तो भाई रेपो रेट कम करने से क्या होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उसी तरह से रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दो या एसडीएफ को भी कम कर दो, ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। एमएसएफ के अंदर भी क्या था, पैसा तो बैंकों के पास ही जा रहा है ना, अगर सस्ते में बैंकों के पास पैसा जाएगा तो अच्छी बात है, ग्रोथ ज्यादा होगी, और बैंक रेट भी कम करने से आरबीआई बैंकों को सस्ते में लोन देगा। तो व्हाट आई मीन टू से, ये सारे एग्जांपल देखो, ये सारे के सारे कम ही हुए हैं। अगर आपको ग्रोथ प्रमोट करनी है ना, अगर आपका आरबीआई का मेजर फोकस है ग्रोथ प्रमोट करने का, तो आरबीआई को क्या करना होगा, इन सबको कम करने की जरूरत है। गेटिंग द पॉइंट? अगर सर, अगर आरबीआई का फोकस क्या है, अगर आरबीआई का फोकस है एक कंट्रैक्शनरी पॉलिसी, या फिर आप ऐसा कह लो कि आरबीआई का फोकस है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इन सभी को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, इन सभी को इंक्रीज करना होगा। कहने का अर्थ, सीआरआर बढ़ाओ, एसएलआर बढ़ाओ, रेपो रेट बढ़ाओ, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, बैंक रेट, ये सारे बढ़ेंगे अगर हमें इन्फ्लेशन को यहां पे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये सारे पॉलिसी टूल्स हैं जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, पर क्या इतने ही पॉलिसी टूल्स हैं? नहीं, और भी हैं। और क्या क्या पॉलिसी टूल्स हमें पता होने चाहिए? देखो, एक और इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी टूल आप सबको पता होना चाहिए, उसको हम लोग ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से। अब क्वेश्चन ये आता है, इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस? देखो ध्यान से समझना, एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज अ, मान लो ये कागज है मेरे हाथ में, मान लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। याद करो, मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ाया था। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या थी, कि मान लो जैसे सरकार है, ठीक है ना, ये सरकार क्या करती है, सरकार को पैसे चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सरकार को पैसे दे दूंगा, मान लो 100 रुपया दे दिया, बदले में सरकार क्या देगी, बदले में सरकार मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देगी, एक तरह का कागज, राइट, ऐसे ही वर्क करता है। अब नोटिस करना, नोटिस करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये आरबीआई था, और ये है ओपन मार्केट जिसमें हम लोग हैं, बैंक्स हैं आपके, और ठीक है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, मान लेते हैं आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची, मान लो ये कागज है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैं हूं आरबीआई, आप लोग ओपन मार्केट, मैंने क्या किया, मैंने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको बेच दी, मैं आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको बेच दी, तो आपके हाथ में जो पैसा था वो मैंने ले लिया होगा, आपके पास में 100 रुपया था, मैंने आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी, बदले में 100 रुपया अपने पास ले लिया। तो एक्चुअल में ना, जब मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा हूं, तो आपसे कुछ ले भी रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पैसा लेके जा रहा हूं आपसे, आपसे पैसा मैंने ले लिया, बदले में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी। अब नोटिस करो, जब ऐसा मैंने किया ना, तो क्या आप लोग एक बात अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि यहां पर पैसा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा पैसा? क्योंकि भाई जो पैसा था वो मैंने आपसे ले लिया है, आपको बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी है, तो आपके हाथ में जो पैसा है वो कम हो चुका है। एंड जब आपके हाथ में पैसा कम हो चुका है, आप खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे, चीजों की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो हमें याद पता क्या रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से? याद ये रखना है कि जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है ना, बेचती है, इससे क्या होता है, इससे आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब एक दूसरा केस समझो, मान लेते हैं ये है आरबीआई, ठीक है, और ये है हमारी ओपन मार्केट, ठीक है। मान लो आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करी आपसे, आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, आरबीआई ने कहा मुझे दे दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई ने आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, तो बदले में आपको क्या दिया होगा, बदले में आपको पैसा दिया होगा।
आप सिंपल एग्जांपल देखो, मैं हूं आरबीआई, आप हो लोग, आपके पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई थी, मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खुद के पास ले ली और मेरे पास जो पैसा था मैंने आपको दे दिया। एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। तो नोटिस करो, अगर आरबीआई ने इस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर ली है ना, तो अब ओपन मार्केट में जो पैसा था वो लोगों के हाथों में आ चुका है। अब लोगों के हाथों में पैसा आ चुका है तो लोग इस पैसे को आगे खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो अकॉर्डिंगली हमारी जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। सो व्हाट वी मीन टू से हियर इज कि जब जब आपका आरबीआई बाय करता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जीसेक्स को बाय करता है, इससे आपका क्या होता है, इससे आपका ग्रोथ प्रमोट होता है। ये बात आप सब लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? ये रिजल्ट जो है ना, ये आप अपने नोटबुक्स में आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें आगे फिर। गुड। देखो, दो कॉन्सेप्ट आपकी बुक में और मेंशन्ड है, तो उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक दरअसल में कॉन्सेप्ट है मनी एवोल्यूशन के बारे में। समझते हैं इस बात को कि आखिर ये मुद्दा क्या है? देखो, आजकल आपके हाथ में ना ये जो 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट आपको देखने को मिलता है, पर ये एक ही दिन में नहीं आया। नो, इसमें टाइम लगा है। कैसे टाइम लगा है, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, पहले ना आपका एक सिस्टम हुआ करता था, या इनफैक्ट अभी भी कुछ गांव वगैरह में है, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बार्टर सिस्टम में ना कुछ दिक्कतें थी, मैं आपको समझाता हूं बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। मेरे पास कोई चीज होगी, मैं वो आपको दे दूंगा और आपकी वाली चीज मैं खरीद लूंगा। जैसे मान लेते हैं ये दो लोग हैं, मान लेते हैं इस पर्सन के पास पेन है, राइट, और इस पर्सन के पास मान लो घड़ी है, वॉच। अब मेरे पास पेन है, इसके पास वॉच है। अब मुझे वॉच की जरूरत है, मेरे पास वॉच नहीं है, मुझे वॉच की जरूरत है, और इसको पेन की जरूरत है। तो मैं पता क्या करूंगा, अपना पेन मैं इसको दे दूंगा और इससे घड़ी मैं खरीद लूंगा। तो जो चीज मेरे पास है वो मैं आपको दे दूंगा, आपकी वाली चीज मैं ले लूंगा। तो यहां कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, आपने एक वस्तु दी, दूसरी वस्तु ले ली। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। पर ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग सिस्टम था। क्यों? क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, ये सिस्टम तभी वर्क कर पाएगा अगर कोई चीज मेरे पास है, वही सेम चीज आपको चाहिए, और जो चीज आपके पास है वही सेम चीज मुझे चाहिए। अगर कल को ऐसा हो जाए ना कि मुझे वॉच नहीं, मुझे लेट से मुझे शर्ट की जरूरत है, तो ये बार्टर सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके पास शर्ट है ही नहीं, आपको पेन को तो चाहिए, आपको मेरे पास पेन जो है वो आपको चाहिए, पर आपके पास जो वॉच है मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे शर्ट चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट बाय द नेम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दैट मीन्स व्हाट? इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है कि जो चीज मेरे पास है वो सेम चीज आपको चाहिए हो, और जो चीज आपके पास है मुझे चाहिए, तभी ये सिस्टम यहाँ पे काम कर पाएगा, अदरवाइज ये सिस्टम काम नहीं कर पाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी इश्यूज आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पेरिशेबिलिटी इश्यूज। पेरिशेबल वर्ड समझते हो? पेरिशेबल, पेरिशेबल का मतलब होता है कोई चीज खराब हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं फ्रूट्स बनाता था, ठीक है। अब मैं कोशिश क्या करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि कोई मेरे से फ्रूट्स खरीद ले, बदले मुझे शर्ट दे दे। अब हो सकता है मुझे ये ढूंढते ढूंढते कई महीने या कई दिन लग जाए, कोई मिले ही ना बंदा ऐसा। अगर कई दिन लग जाएंगे ना, तो भाई मेरे ये जो फ्रूट्स थे ये खराब हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, फ्रूट्स क्या है, पेरिशेबल आइटम्स हैं। ज्यादा दिनों तक या ज्यादा लंबे समय तक आप इसको रख नहीं सकते। ज्यादा दिनों तक रखा तो वो चीज खराब हो जाएगी,
उसको बोलते हैं पेरिशेबिलिटी इश्यूज। तो बार्टर सिस्टम में ये भी खर्चा। उसके अलावा बार्टर सिस्टम में सामने वाले इंसान को ढूंढने का खर्चा बहुत आता है, विच वी कॉल इट बाय द नेम ऑफ हाई सर्च कॉस्ट। सामने वाले इंसान को ढूंढने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है ना, उसको डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है। क्या मतलब इस चीज का? देखो, मान लेते हैं कि आपने किसी ऐसे बंदे को ढूंढ लिया कि जिसके पास जो चीज है आपको चाहिए और आपके पास जो चीज है वो सामने वाले को चाहिए, पर कैसे आप ट्रेड कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं किसी से शर्ट खरीदना चाह रहा हूं, उसके बदले में पेन देना चाह रहा हूं, ठीक है। पर एक शर्ट के बदले में कितने पेन देने हैं? 5 देने हैं, 50 देने हैं, 500 देने हैं? हाउ विल यू डिटरमिन द वैल्यू? आज तो आपको पता है कि एक शर्ट 500 की है, एक पेन 10 रुपए का है, तो बड़े आराम से चीजें आप कर लेते हो। पर जब पैसा ही नहीं था, तो कैसे आप लोग उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू को डिटरमिन कर पाते थे? आंसर इज पॉसिबल ही नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी समस्या हमें यहाँ पे देखने को मिलती है विद द बार्टर सिस्टम, ठीक है। एक बार बार्टर सिस्टम चलता है, फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं बार्टर सिस्टम की समस्याओं को देखते हुए कमोडिटी मनी की तरफ। अब कमोडिटी मनी में क्या होता है? कमोडिटी मनी में ना आप किसी कमोडिटी को मनी मान लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आज से ये पेन मनी है, तो अगर किसी को शर्ट खरीदनी है तो बदले में वो 50 पेन दे दे, किसी को घड़ी खरीदनी है तो 30 पेन ले आओ, किसी को फ्रूट्स खरीदने हैं तो 20 पेन ले आओ। तो एक कमोडिटी को ही हमने मनी मान लिया। ऐसे पास्ट के अंदर एप्पल्स के साथ भी हुआ है कि हमने एप्पल को कमोडिटी मान लिया। हमने कॉफी बीन्स के साथ ऐसा किया है कि कॉफी बीन्स को ही हमने यहाँ पे कमोडिटी मान लिया। तो कुछ भी खरीदना है ना, मान लो शर्ट खरीदनी थी तो आपको 20 कॉफी बीन देने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे जूते खरीदने हैं तो 40 कॉफी बीन्स देने पड़ेंगे। तो कॉफी बीन्स का इस तरह से इस्तेमाल होना। तो कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको कमोडिटी, किसी कमोडिटी को एज अ मनी की तरह इस्तेमाल करना, वो कमोडिटी मनी था। इसके बाद हमारा जो आया, उसमें हमने नोटिस किया कि हमारे गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, या फिर मेटेलिक मनी आप इसको लिख सकते हैं। मेटेलिक मनी मतलब आपके गोल्ड कॉइन्स, आपके सिल्वर कॉइन्स, आपके कॉपर कॉइन्स, उनका इस्तेमाल होने लग गया है ना। आपने देखे होंगे राजा महाराजे जो थे हमारे, वो अलग अलग तरह के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कॉपर के सिक्के इशू का करते थे। पर उसमें भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं थी। कैसे? समस्या ये थी कि हमारे पास अनलिमिटेड गोल्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी गोल्ड हमारे पास हो एंड हम सिक्के बनाते रहे, नो। दिक्कत यहाँ पे बहुत बड़ी थी। पर फाइनली हम यहाँ पे, हमारा जो आज के समय हम लोग पेपर कॉइन्स या पेपर करेंसी की बात कर रहे हैं, हम वहां तक पहुंच पाए हैं। मैं एक्चुअली समझाता हूं, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। जैसे आज के समय हम ट्रांजैक्शन करते हैं, आज के समय ना हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कोई दिक्कत, क्योंकि भाई मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, तो सिंपली मैं किसी को पैसे दूंगा, मुझे शर्ट मिल जाएगी। कोई पेरिशेबिलिटी इश्यूज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज खराब हो जाएगी। दूसरा है सर्च कॉस्ट कम है। तीसरा, आराम से हर चीज की वैल्यू पता है, मुझे पता है शर्ट 500 की है तो 500 रुपए देके बात बन जाएगी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है, होता पता क्या है, आपका जो पेपर का नोट है, जैसे 500 रुपए का नोट है, उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप नोटिस करो ना, आपका 500 रुपए का नोट है, क्या है वो एक कागज का टुकड़ा ही तो है। बात तो सही है, वो तो आरबीआई गवर्नर के उसके ऊपर साइन है, इसीलिए वो 500 रुपए का नोट हो गया। अदरवाइज वो क्या था? वो तो कागज का टुकड़ा ही था एक, उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। आप पीछे जाओ जरा, पेपर करेंसी से पीछे जाओ, जैसे आप मेटालिक मनी देखो, जैसे सोने का सिक्का है, सोने का सिक्के को आप करेंसी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते थे उस टाइम। बाकी अगर नहीं है तो सोने के सिक्के के आप जेवर बना सकते थे, ठीक है, आप उससे ज्वेलरी वगैरह बना सकते थे, पहन सकते थे। पहले भी, उससे पहले कमोडिटी मनी, जैसे मैंने बोला ना कि आपके एप्पल या कॉफी बीन्स थे, उनमें भी ये दिक्कत थी कि या तो आप उसको करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर लो, नहीं है तो एप्पल खा सकते हो, या फिर कॉफी बीन्स को इस्तेमाल कर सकते हो।
पर पेपर करेंसी में ये सब समस्याएं नहीं है। पेपर करेंसी सिर्फ एक ही इंसान छाप सकता है भारत में, आरबीआई, राइट। और उसकी अपने आप में कोई वैल्यू ही नहीं है उस पर्टिकुलर कागज की, है वो एक कागज ही, वो तो आरबीआई के ऊपर उसके सिग्नेचर हैं, दैट इज वाई उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बहुमूल्य हो जाती है। तो एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, इन सब चीजों की क्या हुआ करती थी, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब अपनी खुद में भी कोई वैल्यू होना। कैसे थी खुद में वैल्यू, क्योंकि मेटल की खुद में वैल्यू होती है, कमोडिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, पर पेपर करेंसी की आपको नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी कोई आपको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देखने को मिलती। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे सामने समस्याएं थी, कैसे बार्टर सिस्टम और ये सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं को हम धीरे धीरे काम करते गए, एंड आज के समय हम लोग जो पेपर करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आपके सामने कोई इंट्रिंसिक वैल्यू आपको नहीं देखने को मिलती। ये वाली बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है आपका फिएट मनी का, और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका लीगल टेंडर का। मैं आपको समझा देता हूं, देखो एक डायग्राम से समझने की कोशिश करना। आप ऐसा मान के चलो कि फिएट मनी ये बड़ा सर्कल है, और ये जो लीगल टेंडर है ना, ये इसमें आपको एक छोटा सर्कल देखने को मिलेगा, ठीक है। पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं ना दोस्तों फिएट मनी की, कोई भी ऐसी करेंसी जिसको कोई ना कोई अथॉरिटी इशू कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है जैसे भारत में आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, वो इशू करे, कई जगह सरकारें इशू करती हैं, कई जगह वहां के राजे महाराजा इशू करते हैं, पर कोई ना कोई उसको इशू तो कर रहा है। ऐसी करेंसी, या फिर उसको ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, डिजिटल फॉर्म में भी, उसको हम लोग फिएट मनी के नाम से जानते हैं। दैट इज एनी कॉइन करेंसी, चाहे फिजिकल फॉर्म में चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, इशूड बाय राजे महाराजे, सरकार, या सेंट्रल बैंक, वो होती है फिएट मनी, दैट वी कॉल एज फिएट मनी, ठीक है। पर लीगल टेंडर क्या हुआ, दरअसल में लीगल टेंडर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो मान लेते हैं आपने सोचा कि कोई चाय पीनी है, ठीक है। आप चाय पीने गए, 10 रुपए की चाय थी, आपने उसको पता क्या किया, आपने उसको बोला कि भाई मैं आपको 10 रुपए पेमेंट तो करूंगा, पर आप चेक से पेमेंट लो लो। आपने 10 रुपए का एक चेक बनाया, उसको 10 रुपए का चेक दे दिया। क्या सामने वाले को चेक एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है, क्या चाय वाले को 10 रुपए का चेक लेना ही पड़ेगा? आंसर इज नो। सामने वाला चाय वाला मना कर सकता है। पॉइंट है क्यों मना कर सकता है, क्योंकि भारत में चेक जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। जो भी चीज लीगल टेंडर होती है ना, वो सामने वाले को एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल करेंसी नोट है, ये लीगल टेंडर है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाय वाले के पास जाएं और उसको बोलें कि भाई ये लो 10 रुपए, और वो बोले आपसे कि नहीं नहीं मैं 10 रुपए का नोट नहीं लूंगा, मुझे आप चेक वगैरह दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारत में 10 रुपए का नोट इज लीगल टेंडर। तो कोई भी ऐसी चीज जो सामने वाला बाध्य है, अंडर कंपल्शन है टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर करेंसी एज अ सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, उसको हम लोग लीगल टेंडर के नाम से जानते हैं। तो आप यहां पे नोट कर सकते हो लीगल टेंडर की डेफिनेशन, ठीक है ना। द मनी विच अ क्रेडिटर is under compulsion, the money which a creditor is under compulsion to accept as a settlement of their claims। ठीक है, कि आपको कुछ पैसा मिलना है,
तो वो जो अमाउंट है या वो जो तरीका है जो आप मना नहीं कर सकते, दैट वी कॉल एज आपका लीगल टेंडर। ये बात भी आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, दो कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर में और हैं, उनको भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अभी तक ना जब हमने पीछे हम आरबीआई के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल करना क्या होता है, मनी सप्लाई को कम ज्यादा करना होता है, राइट। मनी सप्लाई कम ज्यादा करने से या तो आपका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ का या फिर आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। जैसे अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो आप मनी सप्लाई कम कर दें, अगर ग्रोथ प्रमोट करनी है तो मनी सप्लाई बढ़ा दें। पर क्वेश्चन ये आता है मनी सप्लाई में आता क्या क्या है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आप मेरे साथ ना ये बना लीजिए जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे। एक है करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक, इसके बाद आपके आ जाते हैं आपके बैंक्स आ जाते हैं, और बैंक्स के साथ भी दो तरह की चीजें, एक होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के बारे में, और एक होते हैं आपके टाइम डिपॉजिट जैसे एफडी आरडी, है ना, फिक्स डिपॉजिट रेकरिंग डिपॉजिट आप करते हो। उसी तरह से अगर हम बात करें आपके बैंक्स के अलावा आपके जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, उसमें भी सेम चीज हो सकती है, आपके डिमांड डिपॉजिट, ये जो यहाँ पे लिखा है, एंड आपका टाइम डिपॉजिट। याद करो लास्ट क्लास मैंने आपको क्लियरली बताया था, जैसे आप बैंकों में पैसा जमा कराते हो वो डिपॉजिट हो गया, अब ये आपका सेविंग अकाउंट में भी हो सकता है कि जब मर्जी पैसा निकलवा लिया, डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का, पर एक होता है जो आप सर्टेन टाइम के लिए पैसा जमा कराते हो, मान लो 5 साल 10 साल के लिए आप लोगों ने एफडी करवाई होगी ना, फिक्स डिपॉजिट, वो टाइम डिपॉजिट होती है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए, या आपका आरडी रेकरिंग डिपॉजिट वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, वो टाइम डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज फाइन। अब जैसे बैंकों में आप डिपॉजिट करवा सकते हो, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप ये सारा काम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एंड उसी बेसिस के ऊपर हमारे पास अलग अलग तरह के मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने को मिल जाएंगे? अलग अलग तरीके। ठीक है, पहला तरीका है यहाँ पे M1। M1 में पता क्या आएगा? M1 में आपका करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक भी आ जाएगा, और बैंकों के साथ आपके डिमांड डिपॉजिट भी आएंगे, बाकी चीजें यहाँ पे नहीं इंक्लूड होती। ठीक है, M2 के अंदर क्या आएगा? M2 के अंदर आपका करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट यहाँ पे हम नहीं इंक्लूड करते। जब हम दोस्तों बात करते हैं M3 की, तो M3 के अंदर पोस्ट ऑफिस इंक्लूड नहीं होते, बाकी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। एंड लास्टली जब हम बात करते हैं हमारे M4 मनी सप्लाई की, तो M4 के अंदर सारे कंपोनेंट्स में इंक्लूड आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं M1, M2, M3 एंड M4। बात क्लियर हुई? अब दिमाग में आपके आ रहा होगा कि ये अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं। देखो, आप एक बात अंडरस्टैंड करो, अगर मान लो हमें ये जानना है कि वो मनी सप्लाई कौन सी है जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, लिक्विड मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लिक्विड होता है जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो भाई वो M1 में आ जाएगी ना। आपको देखो ना M1 में क्या आ रहा है, जो लोगों के हाथों में पैसा है, करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक, और बैंकों के साथ जो डिमांड डिपॉजिट है, तो M1 अपने आप में क्या होगा? सबसे ज्यादा लिक्विड होगा। M4 क्या होगा? ये सबसे कम लिक्विड होगा। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है आपको चाहिए कौन सा पैरामीटर।
अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैंकों का देखना है, आपको पोस्ट ऑफिस का नहीं देखना, तो आप M3 का देखो। M3 के अंदर पोस्ट ऑफिस इंक्लूड ही नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मनी सप्लाई यहाँ पे गो थ्रू करनी है, उसके बेसिस के ऊपर आपके पास देयर आर डिफरेंट मेजर्स, M1, M2, M3 एंड M4। आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी, ठीक है ना। राइट, ये है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में वो आ गया जो हमारे और आपके लोगों की जेब में पैसा है, वो बैंकों के अंदर डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के अंदर टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस के अंदर डिमांड डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका टाइम डिपॉजिट। ये है M1, M2, M3, M4। इसके अलावा एक आपका M0 भी होता है। एक आपका M0 आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग हाई पावर्ड मनी के नाम से भी जानते हैं। हाई पावर्ड मनी, या फिर आप लोग इसको दूसरा जो इसका नाम है, इट इज द टोटल मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ RBI। ये दोनों नाम इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, हाई पावर्ड मनी या फिर टोटल मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ RBI। क्या मीनिंग है इस चीज का, हाई पावर्ड मनी? देखो, अगर आप जितना भी पैसा लोगों के पास है और आपके कैश रिजर्व्स जो हैं, ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक या करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, वो देख लिया हमने। और साथ ही साथ आपके जो कैश रिजर्व्स रखे हुए हैं, ये सब क्या है, ये RBI की लाइबिलिटी की तो है। जैसे RBI नोट इशू करता है तो RBI की लाइबिलिटी तो है, और कैश रिजर्व्स भी एक लाइबिलिटी ही तो माने जाएंगे। तो M0 के अंदर वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। पर बाकी जो कॉन्सेप्ट थे M1, M2, M3, M4, इनको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। आपकी बुक में ऐसे मेंशन्ड है, उसको देख के डरना नहीं है। देखो, आपकी बुक में ये लिखा है कि M1 इंक्लूड्स करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो टेबल में भी तो हमने वही लिखा है। M3 में लिख देगा M3 इंक्लूड्स करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक अलॉन्ग विद बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। तो वही तो लिखा हुआ है। हमने टेबल से समझने की पता कोशिश क्यों करी है, ताकि हमें ये चीजें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रहें। अदरवाइज हमें यहाँ पे दिक्कत आएगी अगर हमने इसको पढ़ तो लेंगे बुक्स के अंदर पर याद नहीं रह पाएगा। पर ये जो टेबल हमने बनाया है, ये हमें यहाँ पे लंबे समय तक यहाँ पे याद रहेगा। इसीलिए हमें इस तरह से चीजों को पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि जो लंबे समय तक याद रह पाए। एक आखिरी कॉन्सेप्ट और है, जो कॉन्सेप्ट है आपका मनी मल्टीप्लायर का। देखो, इसको समझना, मनी मल्टीप्लायर एक बात अंडरस्टैंड करना। मान लेते हैं कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो इसके पास 100 रुपया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मनी सप्लाई कितनी है, आप बोलोगे 100। अब इसने मान लो क्या किया, इसने अपने 100 रुपए बैंक में जमा करा दिए, ठीक है, इसने अपने 100 रुपए बैंक में जमा करा दिए। अब मनी सप्लाई कितनी है? आंसर इज कि सर इसके इसके हाथ में 100 रुपया हट जाएगा, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक तो जीरो हो गया, बैंकों के पास 100 रुपया आ जाएगा। तो बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट था वो 100 रुपीज हो गया। अब बैंक पता क्या करेगा, बैंक इसमें से कुछ पैसा साइड रखेगा। मान लो 10% रिजर्व जो होता है, मान लो 10 रुपए बैंक ने रिजर्व में रखे, मान लो किसी और दूसरे बंदे को बैंक ने 90 रुपए लोन में दे दिए। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द मनी सप्लाई इन दिस केस। देखो, मनी सप्लाई मैंने आपको बताया ना, जैसे आप M3 देखो, यहाँ पे आप M3 के ऊपर फोकस करना, M3 इज द मेन मनी सप्लाई। इसमें नोटिस करो, आप बोलोगे बैंकों के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है, 100 रुपए, लोगों को पास कितना पैसा हुआ है, 90 रुपए लोन दिया है ना। तो अंडरस्टैंड करो, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक इज 90 रुपीज एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक 100 रुपीज। मनी सप्लाई कितनी हो चुकी है, 190 रुपीज। आपके दिमाग में आ रहा होगा 100 रुपए से 190 रुपए कैसे बन गए? 100 से 190 इसलिए बने क्योंकि बैंकों के पास डिपॉजिट गया, बैंक ने उसी पैसे को कुछ हिस्सा साइड में रख के बाकी पैसा आगे लोन में दे दिया। तो 100 रुपए से 190 रुपए बन चुके हैं। फिर आगे क्या होगा, ये बंदा जो होगा ये भी कुछ काम वाम करेगा, इन दी एंड जाके कहीं ना कहीं पैसा हो सकता है ये फिर से बैंक में चला जाए। मान लो ये 90 रुपीज बैंक में चले गए। अब बैंक क्या करेगा,
बैंक फिर से इस 90 का कुछ परसेंटेज, मान लो 10% यानी कि 9 रुपए बैंक ने साइड में रखे, 81 रुपीज यहां किसी को लोन में दे दिए। अब मुझे बताओ कि अब कितना ज्यादा मनी सप्लाई हुई। देखो 100 रुपए इस बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, 90 रुपए इस बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, और 81 रुपीज इस बंदे की जेब में पड़े हुए हैं। तो यहां मनी सप्लाई कितनी हो चुकी है? 100 प्लस 90 190 प्लस 81 271। अब दिमाग में डाउट आ रहा होगा, ये 100 रुपए से कैसे पैसा बढ़ता जा रहा है? 100 से 190 हुआ, 190 से 271 हुआ, ऐसे कैसे हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ दोस्तों क्योंकि यहां बीच में बैंक है। अगर बीच में बैंक ना होते, अगर मान लेते हैं आपने 100 रुपया रखा था, आपने तिजोरी में बंद कर दिया, तो भाई वो 100 का 100 ही रह जाता, आगे वो पैसा और चीजों पे जनरेट ही नहीं हो पाता। पर यहां पे पता क्या हो रहा है? पर्सन अपना पैसा बैंक में दे रहा है, बैंक उसी पैसे को आगे कहीं ना कहीं आगे लोन में दे पा रहे हैं। एंड दैट इज हाउ व्हाट हैपेंस इज, ये बैंकों की हैबिट होने की वजह से सेम पैसे से हम और ज्यादा पैसा यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। इसी को क्या बोलेंगे? मनी मल्टीप्लायर। समझे? आप लिख लो, मनी मल्टीप्लायर refers to total amount of money that can be generated in an economy due to increased banking habit of the population। एंड साथ ही साथ आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो यहाँ पे कि मनी मल्टीप्लायर होता जो है ना, इट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ रिवर्स रेशियो। 1 अपॉन रिवर्स, सॉरी रिजर्व रेशियो। ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे मनी एंड बैंकिंग के अंदर जो हमें यहाँ पे समझ आने चाहिए थे। आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा सेशन था जो हमने कंप्लीट किया, ये सारी चीजें इसकी आपको अच्छे से समझ आई होंगी। दोस्तों इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।